हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं हूं सुधीर मोतला। और हम फिर से एक अगली क्लास लेकर आए हैं आपके लिए एनवायरनमेंट की। हम एनवायरनमेंट पढ़ा रहे थे, तो अभी एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन टाइप का ही चल रहा है। एनवायरनमेंट में अभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इसको हम आगे लेके चलेंगे। पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि इसके सिलेबस में क्या आता है और किससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं जो आपका सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम है। तो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ामों में अधिकतर जो मैंने आपके यहाँ सिलेबस रखा है वही उसका सिलेबस है, उसी से बाहर कुछ नहीं आएगा। चाहे फिर वो मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीटी का एग्ज़ाम हो। और इसको करने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। फिर आपका यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट पीसीएस का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर जो एनवायरनमेंट पूछा जाता है, जैसे आपका नेट के फर्स्ट पेपर में एनवायरनमेंट पूछा जाता है। हालांकि उसमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। उसमें पूछा गया हर सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके साथ ही आप जो दूसरे एग्ज़ाम हैं जिनमें एनवायरनमेंट से संबंधित सवाल पूछे जाते हों, जैसे टीचर का कोई एग्ज़ाम होता होगा, तो उसका जो सिलेबस है उसके अनुसार आप केवल टॉपिक पढ़ के, उन्हीं टॉपिकों पे डिस्कस करके या उन्हीं टॉपिकों को पढ़ के, उन्हीं वीडियो को देख के आप हमारे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं प्रोग्राम का। तो आइए चलते हैं इसी क्लास के लिए आगे। देखिए, ये सिलेबस है। मैंने आज सिलेबस डिस्कस करने के लिए मैं आया हूँ। थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में समझाऊंगा, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। तो ये सिलेबस जो है, ये सिलेबस है। इसमें सिलेबस में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एनवायरनमेंट। यानी कि सबसे पहले हमें पहले जो चैप्टर है इसका एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट के बारे में हमें पढ़ना है कि एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। ठीक है। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ये इसका नेक्स्ट चैप्टर है। देखिए, इकोलॉजी में और एनवायरनमेंट में अंतर होता है। इसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। इकोलॉजी का मतलब पारिस्थितिकी पे जब स्टडी करते हैं तो उसे इकोलॉजी कहते हैं, और उस सिस्टम को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र। और एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं? पर्यावरण। तो पर्यावरण और पर्यावरण पर जो पर्यावरण में रहने वाले जो लोग हैं, जीव के चारों ओर का जो अध्ययन है पारिस्थितिकी का, उसका अध्ययन कहते हैं इकोलॉजी को। अच्छे से पढ़ेंगे इसे। फंक्शन ऑफ इकोलॉजी, उसके क्या क्या फंक्शन है वो सब इकोलॉजी में, इसके फंक्शन में, सिस्टम में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। अगला चैप्टर है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर का मतलब होता है जो आपका, देखो, बायो का मतलब होता है जो जीव है उसके चारों ओर जितना भी उसका आवरण है, घेरा है, उसको रिजर्व कर दिया जाता है। उसके आसपास की चीज़ों को रिजर्व करने से क्या होता है? उस जीव को कंजर्व किया जाता है। कंजर्व करने का मतलब है उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे मान लिया कोई जीव है, ए नाम का कोई जीव है, जैसे कोई ए नाम का जीव है, और ये किसी इतने बड़े क्षेत्रफल में रहता है। ठीक। अब इसके चारों ओर सारी चीज़ें पाई जाती हैं, वनस्पति भी पाए जाते हैं, एनिमल भी पाए जाते हैं, पौधे, छोटे ग्रास वगैरह सब पाए जाती हैं। लेकिन क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट सिस्टम और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से इसको खतरा उत्पन्न हो गया। तो हम इस क्षेत्र को क्या कर देंगे? रिजर्व घोषित कर देंगे। किस लिए? कि जिससे इस ए नाम के जीव को, ठीक है, चाहे वो जीव कैसा भी हो, चाहे वो वनस्पति हो, फ्लोरा हो या फाउना हो, कोई भी हो, एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उसको हम कंजर्व कर लेते हैं, उसे हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। और इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। ठीक है। तो यही बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना है। इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, क्या पूछा जाता है। तो देखिए इसे। हाँ, आगे देखिए। टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, स्थलीय परितंत्र। आपका टेरेस्टेरियल का मतलब होता है स्थलीय, तो इकोसिस्टम वही पारिस्थितिकी इकोसिस्टम। तो स्थलीय, एक्वेटिक, जलीय, यानी कि जो जल में जीव पाए जाते हैं उनसे संबंधित जो स्टडी है, उनके आसपास का जो घेरा है सबको पढ़ना है। जल वालों को भी पढ़ना है, स्थल वालों को भी पढ़ना है। अगला चैप्टर है एनवायरमेंट पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन यानी कि पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है उसके क्या इम्पैक्ट है जीवन पे, और उन्हें कैसे रोका जाना चाहिए, उनके लिए क्या गवर्नेंस की आवश्यकता है, सब इसमें आपको समझाया जाएगा। अगला चैप्टर है इसका एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल, देखिए मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं दोनों, एनवायरमेंट पोल्यूशन भी और एनवायरमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल प्लानिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हमें एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या प्लानिंग करी जाए
और इसके लिए क्या मैनेजमेंट अपनाए जा सकते हैं, क्या प्रबंध किए जा सकते हैं, इसी को इसमें सीखेंगे एग्जाम में, चैप्टर में। अगला चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। देखिए बायोडाइवर्सिटी इतना ज्वलंत इशू है दुनिया के लिए कि जितने भी एग्ज़ाम है जिनमें एनवायरनमेंट पूछा जाता है, जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें एनवायरनमेंट पूछा जाता है, उनमें बायोडाइवर्सिटी से सवाल ज़रूर पूछा जाता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब, बायो का मतलब होता है जीव, और डाइवर्सिटी का मतलब यानी कि उनकी विविधता, यानी कि जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जैव विविधता। इस जैव विविधता का मतलब यह है कि दुनिया में कितने प्रकार के जीव हैं। जीव फिर वो कैसे हो सकते हैं? प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं, कुछ भी। एक बैक्टीरिया से लेकर और एक किसी बड़े पहाड़ पर रहने वाला बड़ा हाथी, सभी क्या है? इसी बायोडाइवर्सिटी में आ जाएंगे। इस बायोडाइवर्सिटी में जो बैक्टीरिया जो मिट्टी के अंदर रहता है, ठीक है, और उनके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं फसली जीवन पर, किसान के जीवन पर, शहर पर, एनवायरनमेंट पर, इकोनॉमी पर, डेवलपमेंट पर, इवोल्यूशन पर, सब पर क्या उसके इफेक्ट हो सकते हैं, वो सब हम बायोडाइवर्सिटी की स्टडी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर हमें पढ़ना है इंडियन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को फिर हम समग्र रूप से पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? इंडियन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि भारत में क्या समस्याएं हैं इसको लेकर, और भारत में इसको रोकने के लिए या जो डाइवर्स सिस्टम है उसको बनाए रखने के लिए हम कैसे कदम उठा सकते हैं। अब देखिए अगला है रेड स्पीसीज एंड इंडियन एंड वर्ल्ड। रेड स्पीसीज क्या होती है? देखिए यानी कि रेड स्पीसीज क्या है? एक लिस्ट बनती है, एक लिस्ट बनती है। देखिए अच्छा इसे ऐसे समझिए, रेड स्पीसीज देखिए एक रेड डाटा बुक है, ठीक है। तो ये दुनिया के जो बड़े संस्थान हैं उनके द्वारा निकाली जाती हैं, सबको विस्तार से पढ़ा जाएगा। अभी मैं यहाँ कुछ बताने नहीं जा रहा हूँ, अभी हम केवल सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो या तो ख़त्म हो चुकी हैं, जो पृथ्वी से हमेशा के लिए चली गई, कभी पहले रहा करती थी लेकिन अब चली गई हैं, या वो खतरे में है, या वो और वनरेबल हैं, यानी कि उन तक खतरा पहुंच सकता है जल्दी, या इजी उनको और भी किसी प्रकार की कोई खतरा हो सकता है। तो ऐसी स्पीसीज की एक लिस्ट बनाई जाती है, तो उसे कहते हैं रेड डाटा बुक। ठीक है, वही रेड डाटा बुक में ये स्पीसीज रखी जाती हैं, उन्हें ही रेड स्पीसीज कहते हैं। तो भारत में रहने वाले कुछ जीव हैं जो रेड स्पीसीज में नामित हैं, और ऐसी दुनिया के जीव हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो रेड डाटा बुक में ये हर साल निकाली जाती है रेड डाटा बुक। इस साल की भी हम इस पर डिस्कस करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए प्रोटेक्टेड एरिया एंड नेटवर्क। प्रोटेक्टेड का मतलब है कौन से एरिया, यानी कि कौन से क्षेत्र हमने प्रोटेक्ट कर रखे हैं, और उनका नेटवर्क क्या है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज ये भी बहुत बड़ा इशू है। देखिए सबसे एक तो ये वाला, एक बायोडाइवर्सिटी, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए एक तो ये क्लाइमेट चेंज, एक ये बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ये तीन चैप्टर ये समझिए कि पूरा एनवायरनमेंट इन्हीं के चारों ओर घूमता रहता है। जितने भी आप टॉपिक या इशू पढ़ेंगे सब इसी के चारों ओर हैं, इन तीनों के ही। तो इसलिए इनका जो कंसेप्ट है, इनकी जो कंसेप्चुअल थ्योरी है उसे हमें अच्छे से समझना है। अब क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है पर्यावरण में, और क्लाइमेट में क्या अंतर है, यानी कि एनवायरनमेंट में और क्लाइमेट में क्या अंतर होता है, एनवायरनमेंट चेंज होने में क्लाइमेट के चेंज होने में क्या अंतर है, क्यों हमें क्लाइमेट चेंज से समस्या है, एनवायरनमेंट से चेंज से समस्या नहीं है। देखिए क्लाइमेट चेंज एक लंबे समय में जाके होता है, लेकिन पर्यावरण में जो परिवर्तन आते हैं वो जल्दी छोटे समय में हो जाते हैं। तो क्लाइमेट चेंज ज़्यादा खास हो जाता है, ज़्यादा बड़ा इशू है दुनिया के लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बार हो गया वो दोबारा से रीजनरेट या दोबारा से उसे रिकवर नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो आपका क्लाइमेट चेंज है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखिए एफर्ट्स मेड बाय इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यह है कि भारत में, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल, यानी कि दुनिया के देशों ने और देशों ने अपने पर्सनल स्तर पर, और भारत ने इनके लिए क्या कदम उठाए हैं जो एनवायरनमेंट को, जो एनवायरनमेंट के लिए, किसके लिए, इकोलॉजी के लिए, और किसके लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, और किसके लिए,
क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमने क्या कदम उठाए हैं, दुनिया कहाँ बैठकें करती हैं, कब मिलती हैं, कब उठती हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, क्या डिसीजन ज़बरदस्ती कराए जाते हैं, क्या डिसीजन क्या उन पर थोपे जाते हैं, और किन डिसीजनों को मानने से कुछ देश मना कर देते हैं, क्यों मना करते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, ये सब हम आपको पढ़ाने जाएंगे। ठीक है। अब देखिए ये इससे आगे का थोड़ा सा और है कुछ टॉपिक्स जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखें, सम टॉपिक्स रिलेटेड टू इकोलॉजी, यानी कि इकोलॉजी से संबंधित कुछ ऐसे रिलेटेड टॉपिक हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या रिलेटेड है, ये है मैंग्रोव। मैंग्रोव ये एक प्रकार के वन होते हैं। क्या है ये? वन। ये एक प्रकार के वन होते हैं, लेकिन ये कुछ ही जगह पाए जाते हैं और ये सदाबहारी वन होते हैं। तो इन्हें कुछ ही ये कुछ ही विशेष स्थानों पर पाए जाने की वजह से इन्हें मैंग्रोव कहते हैं। ये अधिकतर समुद्रों के किनारे मिलते हैं। विस्तार से पढ़ेंगे जब इसके बारे में, अच्छे से समझेंगे मैंग्रोव क्या है, इनके क्या इफेक्ट हैं लाइफ पे, ह्यूमन के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इन्हें बनाए रखना ज़रूरी है दुनिया के लिए और ह्यूमन लाइफ के लिए। मैंग्रोव हो गया। इशू रिलेटेड एंडोसल्फान। देखिए ये जो एंडोसल्फान है ये एक पेस्टिसाइड है। ये एक पेस्टिसाइड है। इसका उपयोग अंगूर की खेती पर अधिक किया जाता है। इस पर एंडोसल्फान बरसाई जाती है। ठीक है। तो ऐसी एक पेस्टिसाइड है। तो ये इसको लेकर क्या इशू है? तो क्योंकि पेस्टिसाइड जो फलों पर या सब्जियों पर जो छिड़काव होता है वो क्या होता है, उन्हें मेटल के रूप में उन्हें सब्जियां, हरी पत्तों की सब्जियां इन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उन्हें खाने के बाद फिर वो बॉडी के अंदर जाते हैं और फिर उनसे जो होने वाले इफेक्ट हैं या उनसे पड़ने वाले बॉडी पर प्रभाव, जैसे किडनी का फेल होना, लीवर का फेल होना, हार्ट के लिए समस्या पैदा करना, आंखें खराब हो जाना, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाना, ये सब पेस्टिसाइडों से होती हैं। तो एंडोसल्फान कैसे रहता है, इशू में बना हुआ था। इसको इसलिए पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी ये न्यूज़ में नहीं है, लेकिन फिर भी इससे संबंधित सवाल पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड जो इशू है उसको हम पढ़ाएंगे। ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल का मतलब है तेल रिसाव। इसे कहते हैं तेल का रिस जाना। समुद्रों में जो व्यापार होता है, अमेरिका से इंडिया, इंडिया से चाइना, चाइना से जापान, जापान से सऊदी अरब, सऊदी अरब से अफ्रीका, ये सब ये क्या कैसे चलता है? ये समुद्रों में चलता है। तो समुद्रों में ऐसे ही तेल का आयात निर्यात होता है। जैसे ईरान से भारत में तेल आएगा, अमेरिका से भारत में आएगा, जापान जाएगा, जापान से चाइना जाएगा, चाइना से इंडोनेशिया, सब जगह इसी तरीके से चलता रहता है। तो उनमें जो कंटेनर होते हैं वे कंटेनर रिस जाते हैं। उनमें क्या होता है, रिसाव हो जाता है। तो कभी कंटेनर टूट जाए, फट जाए, उनमें रिसाव हो जाए तो तेल क्या हो जाता है, समुद्र की सतह पर फैल जाता है। उसी को क्या कहते हैं, ऑयल स्पिल होना। अर्थात वो तेल फिर क्या होता है, क्या है वो, डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, यानी कि वो क्रूड ऑयल होता है। ठीक है। तो वो क्रूड ऑयल जब समुद्र की सतह पर फैल जाएगा बुरी तरीके से, तो वहाँ उस क्षेत्र में रहने वाले जीव बिल्कुल सभी पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। कैसे? जैसे मछलियाँ हैं तो सब मछलियाँ मर जाएंगी। ठीक है, क्योंकि टॉक्सिक होता है। उन मछली को खाने के लिए जो पक्षियाँ आते हैं दूर दूर से यात्रा करके, जब उन्हें मछलियाँ नहीं मिलेगी तो वे भूखे मर सकते हैं। वे अपना स्थान चेंज करेंगे। जब वे अपना स्थान चेंज करेंगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी चेंज होने लगेगी। करोड़ों जो छोटे छोटे जीव हैं उसके वैसे एनवायरनमेंट में चारों ओर, वो सब मरने लगते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है। ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसे ऑयल जैपर कहते हैं। ये इसको क्या करते हैं, समुद्र की सतह पर छिड़क देते हैं और ये सारे ऑयल को समाप्त कर देता है, उसे खा जाता है और उसे बिल्कुल क्लीन कर देता है। तो ऑयल जो इशू है, ऑयल स्पिल और ऑयल जैपर, ये दोनों हम विस्तार से पढ़ेंगे। कौन सा स्यूडोमोनास पुटिडा वगैरह इसमें यूज होते हैं और वो कैसे बनते हैं, क्या है, वो सब पढ़ाया जाएगा। आगे पर्माकल्चर, ये भी एक प्रकार की खेती है। ठीक है, ये बहुत चल रही है, चर्चा में रहती है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे पर्माकल्चर को। एक है जेनोबायोटिक्स। जेनोबायोटिक्स का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल होता है वो बॉडी पे कैसे रिएक्ट करता है और जो हम दवाई वगैरह जो खाते हैं वो कैसे अगली जनरेशन में चली जाती है। जैसे मान लिया हमने कोई चीज़, ये रिमेडिएशन से संबंधित है। रिमेडिएशन समझिए जेनोबायोटिक्स को।
जैसे कोई दवाई या कोई केमिकल यूज़ किया गया किसी फसल में, फिर वो किसी और ने खाया, वो मान लिया टिड्डे ने खाया, टिड्डे को किसी ने पक्षियों ने खाया, पक्षियों को किसी ने खाया, वल्चर ने खाया, वल्चर को फिर वो वल्चर के पास गया। ऐसे ही टॉक्सिक कहाँ ट्रांसफ़र होता रहता है। ऐसी फसल किसी हिरन ने खाई, हिरन को शेर ने खाया, या हिरन को मनुष्य ने खाया, या ऐसे पशु हैं जिन्हें मनुष्य खाते हैं और वहाँ से ट्रांसफ़र होकर वो मनुष्य तक आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, जेनेटिक्स है, यानी कि जेनेटिक स्तर पर भी ये प्रभाव डालते हैं। ठीक है। अब देखिए बायो रिमेडिएशन, जो मैंने अभी बताई आपको यही बात है। बायो रिमेडिएशन यानी कि जो हम खाते हैं वो अगले जो फूड चेन होती है, फूड चेन का मतलब है जैसे फूड चेन क्या होती है, जैसे मान लिया टिड्डे ने फसल को खाया, ठीक है, फसल को सांप ने खाया, ठीक है, या किसी मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया, सांप को किसने खाया, सांप को वल्चर ने खा लिया, किसी चील ने या बाज ने खा लिया, तो और वो मर जाएगा, फिर उसे कौन, उसे फिर बैक्टीरिया खा लेते हैं। तो इस तरीके से ये एक चैन होती है, फूड चैन। ऐसे ही मनुष्य के साथ चैन बनती है। जैसे मनुष्य किसको खाता है, जैसे मनुष्य सीधे फसल को भी खा लेता है, अनाज को खाता है, अनाज पर जो पेस्टिसाइड छिड़के हुए होते हैं वो डायरेक्ट ह्यूमन की बॉडी में एंटर करते हैं, उससे नुकसान होता है। और क्या होता है, जैसे मान लिया आपने स्टेरॉयड लगाया मुर्गे को जल्दी जवान करने के लिए, वो स्टेरॉयड फिर मनुष्य खाएगा, मुर्गा खाएगा तो बॉडी में जाएगा। तो ये सब क्या है, बायो रिमेडिएशन के ही टाइप हैं सब। ठीक है। तो ये सब जितने भी इफेक्ट आने वाले हैं बॉडी में, यानी कि देखो जितना भी सिलेबस है सारा मनुष्य के चारों ओर ही है, चाहे फिर वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो एनवायरनमेंट का हो, सब। ठीक। तो ये क्या है, फाइटो रिमेडिएशन। फाइटो का मतलब है जो पौधों में, फाइटो कहते हैं पौधे को, प्लांट को। तो फाइटो रिमेडिएशन यानी कि पौधों के माध्यम से जो रिमेडिएशन होता है, जो अभी पहले बात बताई मैंने। वर्मी कंपोस्टिंग, जिसे केंचुआ खाद कहते हैं, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंडियन वल्चर एंड देयर रिसेंट इशू। इंडियन वल्चर का मतलब है जो गिद्ध होते हैं, जो फूड चैन का लास्ट का जो सब्सटेंस है, जो जैसे मैंने अभी बताया फूड चैन बना के कि लास्ट में सांप को किसने खा लिया, गिद्ध ने खा लिया, वल्चर ने खा लिया। अब वो वल्चर के लीवर में कोई ऐसी दवाई जाके जमा हो रही है जो देखी गई है, जो डाइक्लोफेनेक है, जिसे दर्द की दवा कहते हैं आप। ठीक है। वो किसमें, उसका कैल्शियम, उसकी हड्डियों का कैल्शियम को कमज़ोर कर रही है, कैल्शियम उसमें कम हो रहा है, तो जो वो एग देता है उस पर कैल्शियम की खोल नहीं बन पाती, तो उसका जीवन समाप्त हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये इंडियन वल्चर का ही है। तो इसको हमें विस्तार से पढ़ना है अच्छे से। ठीक। वेटलैंड कहते हैं आर्द्र भूमि को, वेटलैंड कहते हैं आर्द्र भूमि को। और ये आर्द्र भूमि भी हमारे इकोसिस्टम के लिए, इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कहीं आर्द्र भूमि है तो उसमें एक इकोसिस्टम बना रहता है। कैसे, जैसे मान लिया कोई दलदली भूमि है, जैसे समुद्र के किनारे दलदली जो भूमि होती हैं उनमें क्या है, उन्हीं प्रकार के वन होते हैं, मैंग्रोव पाए जाते हैं, ऐसे वन पाए जाते हैं जो दलदल में रह सकते हैं, है ना। और उसके चारों ओर जीव रहता है, उसमें जीव में फिर दूसरे जीव ऐसे हैं जो उन छोटे छोटे जीवों पर निर्भर हैं। तो ये वेटलैंड का एक इकोसिस्टम बनता है। तो दुनिया की जितनी भी वेटलैंड है अधिकतर को एक लिस्टिंग की गई है, रामसर साइट के नाम से उसे जाना जाता है। ईरान में रामसर जगह है, वहाँ सम्मेलन हुआ था दुनिया के देशों का, उन्होंने मिलकर एक लिस्ट बना ली और लिस्ट के आधार पर दुनिया में जो ऐसी वेटलैंड है जो डायरेक्ट ह्यूमन और उसके आसपास की चीज़ों को प्रभावित कर रहा है, जीवों को प्रभावित कर रहा है, हमारे एनवायरनमेंट सिस्टम को प्रभावित कर रहा है, उस पर स्टडी के लिए इनको संरक्षित किया जाता है, जिससे ह्यूमन या मानव जीवन और साथ साथ दूसरे जीवों का जीवन भी बचा रहे। अब देखिए ये क्या है, अब देखिए क्या है, ये तीसरा है, हाँ, ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है, देखिए ओशन का मतलब समुद्र, एसिडिफिकेशन का मतलब है उसका एसिडिक होना। समुद्र में एसिडिटी बढ़ रही है, तो समुद्र में एसिडिटी बढ़ने से क्या होगा। अब आप कहें अरे समुद्र में बढ़ती रहे एसिडिटी, हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, भाई होता है, फ़र्क पड़ता है। देखिए कैसे फ़र्क पड़ता है, जो चीज़ें केमिकल जो बहुत ही ज़्यादा हाई एसिडिक हैं वो फैक्ट्रियों से निकल रहे हैं या धुएं के रूप में एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, तो एनवायरनमेंट में एसिड इकट्ठा हो जाता है धुएं के रूप में, फिर उस पर ड्रॉपलेट बनती हैं, वर्षा होती है, बादल बनता है, तो समुद्र में बारिश होगी, तो समुद्र का जो पानी है वो एसिडिक हो जाता है। साथ ही जो नालियों से, नहरों से, गंदे नालों से सारा जितना भी
होते हुए स्थल से समुद्र में जाता है तो वो समुद्र को एसिडिक बनाता है। तो अब एसिडिक बनाने से क्या होता है, समुद्र में जितना भी जीव है वो जो एल्कलाइन जीवन जीता है, अर्थात एल्कलाइन का मतलब क्षारीय जीवन जीता है, वो वहाँ पर एसिड के जाने से उसका जीवन डायरेक्ट इफेक्ट होगा। और उसके इफेक्ट होने से क्या होगा, ह्यूमन जीवन इफेक्ट होगा। जैसे जैसे क्या होता है, जैसे मछलियाँ हैं, जैसे मछली है। अब देखिए इन मछलियों को पानी में रहना है, समुद्र में रहना है। अब इस समुद्र में रहने वाली मछलियाँ क्या करती हैं, जो इनका एनवायरनमेंट है उसके लिए एक फिक्स एल्कलाइन सिस्टम या एक एसिडिक सिस्टम होता है कि समुद्र के पानी की इतनी एसिडिटी को ये झेल सकती हैं, उससे ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगी तो ये मरने लगेंगी खुद। इनमें फंगस आ जाएगी, इनमें और बीमारियां हो सकती हैं, बैक्टीरिया हो सकता है और नई नई तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं मछली में। अब मछली पकड़ने के लिए कौन जाएगा, वही ह्यूमन जाएगा। तो वे लोग वहाँ पे जाएंगे, मछली पकड़ के लाएंगे, फिर उसे बाजार में बेचेंगे, फिर उन्हें खाएंगे, तो ह्यूमन बॉडी पे डायरेक्ट इफेक्ट होगा, बहुत बड़े स्तर पर बीमारी फैल सकती है। तो इसलिए जो ओशन एसिडिफिकेशन है, यानी कि समुद्रों का अम्लीय होना, उसे रोका जाना चाहिए, ये मुद्दा है। इसको कहाँ हम आपके जो आपका एनवायरनमेंट का टॉपिक्स है उसमें बहुत विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कि समुद्री जीवों के लिए ये बहुत खतरा है। देखिए जब कोरल रीफ होती हैं समुद्रों में, अगर एसिड बढ़ जाए, समुद्र का पानी एसिडिक हो जाए तो सारी कोरल रीफ खत्म हो जाएंगी। कोरल रीफ पर रहने वाली जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, उसके चारों ओर रहने वाले जीव खत्म हो जाएंगे, उन जीवों पर निर्भर दूसरे जीव खत्म हो जाएंगे, और उन जीवों पर निर्भर मानव है, वहाँ के प्लांट पर निर्भर मानव है जो वहाँ रहता है, उसके लिए, उसके जीवन के लिए संकट पैदा हो जाएगा। तो ये सब क्या है, केवल एक के परिवर्तित होने से दूसरा अपने आप परिवर्तित हो जाता है। यही तो एनवायरनमेंट की स्टडी है, इसी को सिविल सर्विसेज में पढ़ना है। इसके साथ ही फिर अगला क्या है, नेशनल पार्क, यानी कि भारत सरकार और दुनिया के देशों के द्वारा कुछ ऐसे क्षेत्रों को नेशनल पार्क का दर्जा देके उन्हें संरक्षित कर दिया जाता है। यही है सेनेक्चुरी, कुछ को अभ्यारण्य के रूप में किया जाता है। इसमें एक अंतर होता है, नॉर्म्स को लेकर अंतर, इसमें कुछ नियम कठोर होते हैं, इसमें कुछ नियम हल्के होते हैं, ठीक है, बस यही अंतर है। हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट का मतलब देखिए ये भी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, हॉटस्पॉट का एग्जाम में पूछा जाता है। हॉटस्पॉट का मतलब क्या है कि गर्म स्थल। अब ये गर्म स्थल वैसे गर्म नहीं है कि गर्मी बढ़ जाइए, नहीं, गर्मी के से इसका कोई मतलब नहीं। हॉटस्पॉट का मतलब है ऐसा स्थान जहां पर जीवों को सबसे अधिक खतरा हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हो बहुत बड़े स्तर पर, और वहाँ उन्हें खतरा हो सकता है। तो ऐसे स्थानों को हम हॉटस्पॉट के रूप में इंडिकेट करते हैं और उनके संरक्षण के लिए स्टडी करते हैं। दुनिया के देश बैठते हैं, भारत में भी 3 हॉटस्पॉट हैं, ऐसे ही दुनिया के अलग अलग देशों में हॉटस्पॉट हैं। और भारत में कौन कौन से हॉटस्पॉट है, जैसे हिमालय हॉटस्पॉट है, दक्षिण में पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट है, और म्यांमार का जो इंडो म्यांमार का जो क्षेत्र है वो हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। तो ये सब क्या है, इनको हमें स्टडी करना है, इससे एग्जाम में सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टाइगर रिजर्व, टाइगरों की संख्या घट रही है, उन्हें कंजर्व करने के लिए क्या पूरे के पूरे क्षेत्र को ही रिजर्व कर दिया जाता है। जैसे आपको पता है अफ्रीका से टाइगर लाए गए हैं, है ना, क्यों, क्योंकि भारत में कमी आ रही थी, कुल 1400 टाइगर बचे थे पूरे इसमें, पूरे आपके एशिया का क्षेत्र है इसमें। कोरल रीफ, समुद्रों में जो जैव विविधता पाई जाती है, कोरल रीफ उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए कोरल एक प्रकार का जीव होता है जो उसके चारों ओर जो कैल्शियम का खोल है उससे वो क्या करता है, जब वो मर जाता है तो वो वहीं पड़ा रहता है और वो धीरे धीरे डिपॉजिट होता रहता है, दूसरा फिर नई कोरल रीफ आती रहती है और उसके ऊपर डिपॉजिट होती रहती है, और ये एक पूरा का पूरा क्षेत्र बना देती है, ठीक है। जैसे भारत में समुद्रों के किनारे कोरल रीफ पाई जाती हैं, जैसे आपका जो श्रीलंका का क्षेत्र है वहाँ कोरल रीफ पाई जाएंगी, जो भारत का कन्याकुमारी का जो क्षेत्र है वहाँ से कोरल रीफ पाई जाएंगी, बंगाल की तरफ। और आपका वो जो पूरा ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, कितना बड़ा, लगभग 1920 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, वो सारा क्या है, कोरल रीफ ही है, ठीक। लिस्ट ऑफ द एक्सटिंक्ट एंड द एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये वही रेड डाटा बुक का है जो मैंने पीछे अभी बताया था आपको, उसी में। तो जो इसमें रेड डाटा बुक में जो लिस्ट दी गई है, एक्सटिंक्ट का मतलब है जो समाप्त हो गई, और एंडेंजर्ड का मतलब जिन्हें बहुत अधिक खतरा है। तो ऐसी स्पीसीज जिन्हें बहुत अधिक खतरा है और जो समाप्त हो गई हैं उनके लिए ये क्या है, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आपको देखेंगे, पढ़ाएंगे इसके बारे में, ये इसका पूरा सिलेबस है,
इसको आप पेन लेके नोट कर लीजिए एक एक चीज़ को, और उसी के हिसाब से देखिए सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो हो जाती हैं चीज़ें। जब आप पढ़ते ही जा रहे हैं पढ़ते ही जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि क्या पढ़ना है, कोई नया टॉपिक आ गया उसको पढ़ लिया, वो सिलेबस में ही नहीं है, उसी पे दिमाग खर्च हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो कुछ नहीं करना। आपको एनवायरमेंटलिस्ट नहीं बनना है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। इसलिए आप वही टॉपिक पढ़िए जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो अब इस बात को समझिए। हाँ, तो आगे बढ़िए। एनवायरमेंट, हमें पढ़ना है एनवायरमेंट। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कुछ मैं इसको स्लाइड को समझाऊंगा, कुछ अपना पेन से समझाऊंगा आपको। आ जाइए, हम देखेंगे एनवायरमेंट क्या है। हमें क्या देखना है, एनवायरमेंट क्या है। हमें देखना है कि एनवायरमेंट क्या होता है। देखिए, पर्यावरण, एनवायरमेंट पर्यावरण। देखिए किताबों में भी लिखा रहता है, एनसीईआरटी में वगैरह में सब में लिखा कि परि जमा आवरण पर्यावरण। छठी क्लास से शुरू हो जाती हैं ये सब चीज़ें, छठी से क्या आप तो चौथी पांचवी से शुरू हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इसको ऐसे समझिए बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से, जिसको आप लिखना सीख सकें। हमें वही समझानी है चीज़ें। क्या आप देखो, जब एकेडमिक पढ़ाया जाता है तो केवल पढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन जब कंपटीशन में जो सिलेबस होता है जब उसे पढ़ते हैं तो वो पढ़ा जाता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाके, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जाके उसमें बदलाव कर सकें, उसे इसके अनुसार काम कर सकें। जब हम एनवायरनमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम जहाँ भी जाके पोस्टेड होंगे हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखना होगा, उसी के आधार पर हम चीज़ों को पढ़ते हैं। इसीलिए चाहे वो छठी क्लास में पढ़ी गई बात हो, चाहे वो एमए में पढ़ी गई बात हो, चाहे वो एमटेक में पढ़ी गई बात हो, बात सेम ही होती है, सभी नहीं बदलती, लेकिन उनके एप्लीकेशन बदल जाते हैं, उनकी तकनीकी स्तर बदल जाते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है, और वही व्यवहार हमें पढ़ना है। तो एनवायरनमेंट में क्या पढ़ना है हमें, एनवायरनमेंट यानी कि मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा परि जमा आवरण, बस इसको ऐसे समझिए कि बायोटिक्स और एबायोटिक, यानी कि जीव के चारों ओर जैविक और अजैविक। पहले से समझिए, बायोटिक एंड एबायोटिक, सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अर्थात जीव और अजीव के चारों ओर का ऐसा घेरा जो उसके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को, डेवलपमेंट को और इवोल्यूशन को इफेक्ट करता है, ठीक है। क्या है, जीव के चारों ओर जैविक अजैविक ऐसा घेरा जो जीव के उपापचय, विकास और उद्भव को प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। कैसे, जैसे देखिए ये कोई क्षेत्र है, इसमें कोई ये ए नाम का जीव रहता है, इसमें कोई क्षेत्र है, इसमें ए नाम का जीव रहता है, ठीक है। ये ए नाम का जीव देखिए इस पर्यावरण के चारों ओर, इसके चारों ओर घर घेरा है, यानी कि इसमें प्लांट भी है, इसमें कौन है, इसमें प्लांट भी है और इसमें ऑर्गेनिज्म भी है। ऑर्गेनिज्म का मतलब एनिमल भी है, यानी कि फ्लोरा एंड फौना दोनों हैं। तो फ्लोरा एंड फौना दोनों ही इसके जीवन पर इम्पैक्ट करते हैं। कैसे, इसका जो उपापचय सिस्टम है, उपापचय सिस्टम यानी कि जो इसके उद्भव से संबंधित है, ठीक है, इसे उपापचय कहते हैं, उत्पत्ति भी कह सकते हैं आप इसे एक तरीके से। इसके उत्पत्ति, इसका विकास यानी कि इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, इसका प्रसार यानी कि इवोल्यूशन कैसे होगा, ये अपनी संख्या कैसे बढ़ाएगा, जब ये चीज़ें प्रभावित होने लगे, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, यही एनवायरनमेंट कहलाता है, ठीक। अब देखिए यह घेरा, कौन सा घेरा, जो बायोटिक्स और एबायोटिक्स के दोनों ओर है, यह घेरा अनुकूल होगा तो जीवों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, और अगर उसका सतत विकास होगा। सतत का मतलब मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लास में पढ़ाया था, सस्टेनेबल क्या होता है, नहीं इसी की क्लास में, पहली क्लास में मैंने समझाया था, उधर भी मैंने पढ़ाया था, लेकिन इससे पहले मैंने सस्टेनेबल बताया था कि सस्टेनेबल किसे कहते हैं, सतत विकास, अर्थात संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे, उसे सतत विकास या सतत कंजम्पशन कहते हैं, ठीक है, यह सस्टेनेबल कंजम्पशन। तो जीवों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और उसका सतत विकास होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी जीव उपापचय, कोई भी जीव उपयुक्त वातावरण में ही विकसित होता है, कोई भी जीव उसके उपयुक्त वातावरण में ही विकसित होता है, लेकिन यह घेरा उपयुक्त नहीं है, प्रतिकूल है, तो उपयुक्त वातावरण नहीं होगा और जीव पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अर्थात ये जो चारों ओर का जो घेरा है इसी के अनुकूल होने की बड़ी समस्या है। अगर ये अनुकूल हो जाए तो जीवन सरल हो जाएगा जीव का, और ये जीवन सरल नहीं है, इसलिए ये जीव का जीवन कठिन हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल, इसी पे स्टडी करते हैं, यही एनवायरमेंट है।
ठीक। अब देखिए इसे ऐसे समझ सकते हैं आप, इसे ऐसे समझिए। तो एनवायरनमेंट का मतलब समझ गए कि बायोटिक एंड एबायोटिक का एक ऐसा घेरा, जीव के चारों ओर निर्जीव और सजीव का ऐसा घेरा जो उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। किसका, कैसे कैसे इम्पैक्ट करेगा, कैसे, सीधा सीधा इम्पैक्ट करता है। कैसे इम्पैक्ट करता है, जैसे उसके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा, उसके डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेगा, उसके प्रसार को यानी कि उसकी संख्या को इम्पैक्ट करेगा। तो यही इसका, हाँ। तो अब देखिए इसका जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म है, चमक रहा है ना। हाँ, इसकी थीम चेंज कर लेते हैं पीछे की, इसका कलर ही बदल लो। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, हाँ चमक रहा है, चलो ठीक है ऐसे ही पढ़ लेंगे। एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो पीछे की स्क्रीन ग्रीन होनी चाहिए, उससे थोड़ा लगेगा कि हाँ एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रीन, भाई एनवायरनमेंट का कलर कैसा है, ग्रीन है, बेस कलर ग्रीन ही है। फिर बाद में चाहे फूलों का कलर, पत्तियों का कलर कैसा भी हो, लेकिन एनवायरनमेंट ग्रीन ही होता है, ठीक है। अब देखिए, तो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन जो ये ऑर्गेनिज्म जो है ये दो प्रकार का है। कैसा है, बायोटिक, अभी तो बताया, बायोटिक और एबायोटिक, और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक यानी कि जैविक, जैविक, जैविक का मतलब जीव, और अजैविक जो जीव नहीं है, अजैविक, जैविक और अजैविक। कैसा, जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक, हाँ चमक रहा है, सही है, जैविक और अजैविक। तो देखिए बायोटिक्स में क्या आ जाएगा आपका, बायोटिक्स के दो पार्ट हैं आपके, फ्लोरा, फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा कहते हैं जो प्लांट सिस्टम है, जो पूरा पृथ्वी का प्लांट सिस्टम है वो फ्लोरा में आएगा, और फाउना जो पूरा एनिमल सिस्टम है। एनिमल सिस्टम का मतलब है जहाँ जीव होते हैं, जिसमें जीव होते हैं वो पूरा इसी में ही आएगा। तो ये फ्लोरा एंड फाउना ये किस में आएंगे, आपके बायोटिक्स में। और एबायोटिक्स में क्या आएगा, आपकी सोइल आएगी, यानी मिट्टी आएगी आपकी, जैसे सोइल आएगी, और क्या आएगा, एयर आएगी आपकी, और क्या आएगा आपका, वाटर आएगा। कौन कौन से आ गए, पृथ्वी, पानी और आकाश, यही तो है तीनों। अब इसी के पार्ट हो जाएंगे आगे चल के, एयर में क्या क्या आता है, वाटर में क्या क्या मिलेगा आपको, सोइल में क्या मिलेगा, ये सब इसके भाग बन जाएंगे, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही थोड़ा कलर वैसा हो रहा है, मैं थोड़ा इसका दूसरा कलर ले लेता हूँ। अब देखिए अगली स्लाइड ले लेते हैं, ठीक। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट में। अब देखिए जो आपका प्लांट है, आपका प्लांट में क्या आ जाएगा, हर्ब, हर्ब, शर्ब और ट्री। हर्ब, शर्ब और ट्री। हर्ब मतलब छोटी घास, सर्ब जो तो उससे बड़ी होती है, ठीक है, और ट्री जो बड़े पेड़ होते हैं। हर्ब, शर्ब, और ये हर्ब और शर्ब दोनों ही, इन्हें घास समझिए आप, ये घास के उसमें आते हैं, और ये किसका है आपका, ये ट्री वाला पार्ट है, ठीक है। अब एनिमल में देखिए, एनिमल में क्या क्या आएगा, एनिमल में कितने टाइप हैं, एनिमल जैसे प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ, मेटोजोआ, प्रोटोजोआ और मेटोजोआ। प्रोटोजोआ, मेटोजोआ मतलब जो छोटे जीव हैं और जो बड़े जीव हैं सभी इसमें आ जाएंगे। अब ये हम अभी एनवायरनमेंट का जो आसपास का है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा आपका, जो फ्लोरा है, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट हो गया फ्लोरा, और एक हो गया
फौना, फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा में मैंने क्या बताया आपको, फ्लोरा में मैंने क्या बताया, फ्लोरा कैसे है, जो आपके वनस्पति है, और फौना क्या है, जो आपके एनिमल है। तो ये क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, सॉरी ऑर्गेनिज्म नहीं बनाएंगे, इनके बीच में कौन रहता है, ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है दोनों। ऑर्गेनिज्म का मतलब है जीव है दोनों, ये भी जीव है और आपका ये भी जीव की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो ये किससे मिलके बना है, ऑर्गन से मिलके बना है, और ऑर्गन किससे मिलके बना है, टिश्यू से मिलके बना है, टिश्यू और टिश्यू किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। सेल में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है, और डीएनए में जीन पाया जाता है। देखिए जेनेटिक स्तर पर भी, यानी कि यहाँ तक हमें एनवायरनमेंट को पढ़ना है, जेनेटिक स्तर तक एनवायरनमेंट को पढ़ा जाता है, ठीक। अभी जो आपका ऑर्गेनिज्म है ये क्या बनाता है भाई, ये कैसी कम्युनिटी है, ये बायोटिक कम्युनिटी है। ये कैसी कम्युनिटी है, बायोटिक। ये कैसी कम्युनिटी है, बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी का मतलब क्या है, यानी कि जैविक समूह कह सकते हैं इसे, या ग्रुप कह सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म ने क्या मिलकर बनाया, बायोटिक कम्युनिटी बनाया। तो बायोटिक कम्युनिटी क्या करेगी, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगी। क्या करेगी, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगी, और पॉपुलेशन को बढ़ाने से क्या हो जाएगा बताइए, बायोडाइवर्सिटी आएगी ना। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बायोडाइवर्सिटी, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बायोडाइवर्सिटी आ जाएगी। और बायोडाइवर्सिटी के आने से क्या होगा बताइए, बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, बायोडाइवर्सिटी के आने से जो आपका, जो जीव का उत्पत्ति है, विकास है, यानी कि जो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, जो आपका डेवलपमेंट है, और जो आपका इवोल्यूशन है, प्रसार, ये कैसा होगा, ये अनुकूल होगा। ये कैसा होगा, अनुकूल होगा। तो यही अनुकूल सिस्टम ही तो बना के रखना है, और यही इसको प्रभावित करता है। तो इसी की हमें स्टडी करनी है, यही इकोलॉजिकल स्टडी में आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अगला लेते हैं इसके बाद, अब एबायोटिक कंपोनेंट में देखिए, एबायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक कंपोनेंट में यहाँ क्या है, हमने क्या एबायोटिक कंपोनेंट में क्या पढ़ा हमने, जैसे हमने शुरू में एयर, दूसरा सॉइल, और तीसरा वाटर। कौन कौन से, एयर, सॉइल और वाटर। तो सॉइल में क्या आ जाएगा, सॉइल या रॉक, आप इसे रॉक्स भी कह सकते हैं, चट्टान कहते हैं जिसे, आप इसको इसे क्या कह सकते हैं, चट्टान, चट्टान भी कह सकते हैं, रॉक्स, चट्टान या रॉक। अब देखिए इसमें क्या, ये मिनरल है, ये क्या है, ये मिनरल है। मिनरल कि जो आपका ये किससे मिलती, ये इसमें क्या होता है, सैंड होता है, क्ले होता है, सैंड और क्ले होता है, और क्या होता है, मड होता है। ये सब क्या है, ये सब मिट्टी के ही तो पार्ट हैं। तो या चाहे फिर क्ले के रूप में हो, चाहे सैंड के रूप में हो, चाहे मिट्टी के रूप में हो, सारा किससे संबंधित है, सारा सॉइल से संबंधित होगा। ऐसे ही एयर आप में एयर के कंपोनेंट है, देखिए क्या है एयर के कंपोनेंट। एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, आर्गन होती है। तो ये कितने कितने परसेंट होती है। अब ये भी दो टाइप की है, एयर के दो पार्ट है, दो टाइप के हैं। एक कैसा है, एक स्थायी है और एक अस्थायी है। स्थायी कौन सा है, ये जैसे गैसों का समूह है, ये हमेशा स्थायी रहता है, ये हमेशा कैसा रहता है, स्थायी। लेकिन इसका वो पार्ट्स, इसका कौन सा वाला पार्ट, इसका वह पार्ट जो अस्थायी रहता है, वो उसका कौन सा है, वो अस्थायी, वो है, उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। अब ह्यूमिडिटी कैसे अस्थायी होती है, देखो कभी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, एयर गर्म होगी
तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, एयर ठंडी हो जाएगी तो ह्यूमिडिटी घट जाती है। तो ये अस्थायी रूप में काम करती है, तो ये भी एनवायरनमेंट पे पूरा इफेक्ट डालती है। ठीक है। वाटर में कई प्रकार हैं, जैसे वाटर भी 2 प्रकार का है भाई। वाटर 2 प्रकार का नहीं है, यानी कि वाटर मैनेजमेंट और जो वाटर एनवायरनमेंट है वो 2 प्रकार का है। कौन कौन सा है? जैसे इसमें भी एक आर्द्रता है, ठीक है, और एक कैसा है जो डायरेक्ट जो दिखाई देता है, जैसे ये विजिबल में आ जाएगा, जैसे झील है, झरने हैं, झील, झरने, और क्या हो सकते हैं? तालाब, नदी, हाँ, समुद्र। ये सब कैसे हैं? ये एक्वेटिक सिस्टम है। एक्वेटिक का मतलब वाटर, यानी कि एबायोटिक का वह कंपोनेंट जो पानी से संबंधित है। तो यही सभी इन्हीं सब चीज़ों का एनवायरनमेंट में हमें अध्ययन करना है और ये देखना है कि डायरेक्ट इफेक्ट कैसे आता है। तो देखिए, जो आपके एयर के संबंधित, जो एयर से संबंधित कंपोनेंट हैं वो भी आपके जीव को और निर्जीव को, यानी कि फ्लोरा और फौना को इफेक्ट करता है। ऐसे ही सोइल भी आपके फ्लोरा फौना को इफेक्ट करती है, और ऐसे ही वाटर एक्वेटिक सिस्टम भी आपके फ्लोरा एंड फौना को इफेक्ट करता है। तो इस प्रकार से हम ये सीधा सीधा देख रहे हैं कि आपके जीव का, जो आपके जीवित जीव हैं उनका निर्जीवों पर इफेक्ट पड़ता है, जो निर्जीव है उनका डायरेक्ट जीवों पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। और ऐसे ही प्लांट का एनिमल पर और एनिमल का प्लांट पर। यही पूरी स्टडी में हमें इसी को पढ़ना है, इसी को आगे बढ़ाना है। तो बने रहिए हमारे साथ, अगली क्लास फिर से लेकर आएंगे हम एनवायरनमेंट की। आज हमारा मेन उद्देश्य यही था कि हम अधिक से अधिक आपका जो सिलेबस है उसे डिस्कस कर लें और आपको समझा दें कि किस टाइप के क्वेश्चन और कैसे आपको हमें स्टडी करनी है। तो वो आपकी समझ में आ गया। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सभी को।